Assalamu alaikum. Welcome to this special edition on the budget 2021 with Anjum Ibrahim. आज हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने, who is the former finance minister of Punjab. PML नवाज से इनका ताल्लुक़ है, but I would consider her more an economist than sort of a party, sort of party line वो नहीं देती, वो अपनी economic की राय देंगी. और हमारे साथ फरहान बुखारी साहब इस वक्त हैं जो कि स्ट्रिंगर हैं for Financial Times. Welcome to both of you on the show. I'll start with Dr. Aisha. बताइएगा जी कि क्या आज क्या आपकी क्या concerns हैं today with respect to the state of the economy, or should I say कि क्या concerns नहीं हैं because there are too many concerns. there are multiple concerns. बिल्कुल इस वक्त एक तो वैसे ही वीक इकोनॉमी अंजुम और बावजूद गवर्नमेंट के क्लेम्स के हमें पता है रियलिटी क्या थी इकोनॉमी की इवन बिफोर कोविड-19. लेकिन अब ये कोरोना वायरस की वजह से और इसके इम्पैक्ट की वजह से तो इकोनॉमी का जो हाल है वो अब क्या मोटी 2-3 चीजों से हमें अंदाजा हो जाएगा. और ये सिर्फ हमारी क्लेम्स लोकली नहीं है, ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF सब इस तरफ हमारी निशानदेही कर रहे हैं. ग्रोथ रेट तो बिल्कुल आप समझ लीजिए अभी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है इस क्वार्टर का और इस साल का भी तकरीबन. और अगले साल के लिए भी प्रोजेक्शन जो है वो कोई खास ग्रेट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए. आधा साल तो तकरीबन अगर हालात ठीक रहे, कोरोना पे काबू हो गया, आधा साल तो अगले फिस्कल ईयर का उसी में निकल जाएगा. खुदा ना करे कोरोना अगर नहीं संभल पाया और नहीं सिमट पाया तो उसके इम्पैक्ट और भी by July, right? They are thinking by July वो पीक हो जाएगी and then it will start declining. जी, बट बाय द टाइम इकोनॉमी रिकवर्स मुझे लगता है कि 6-7-8 महीने तो लग ही जाएंगे हमको. इफ नॉट मोर. जी सही. इफ नॉट मोर. तो ये अगला बजट जो है हमने सोनली कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है. देखिए ग्रोथ रेट हमारी बिल्कुल नेगेटिव जा रही है. मुश्किल से 1% पे इस वक्त ग्रो करने का तवक्को है हमारी. जो IMF शायद 2 के करीब कह रहा है, वर्ल्ड बैंक तो नहीं कह रहा. IMF जी उसका जो लेटेस्ट आया है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं अप्रैल के 2020 के, उन्होंने कहा है नेगेटिव 1.5% ग्रोथ. तो ग्रोथ ये अगले साल की भी मैं बता रही हूँ. अगले साल की भी 2% वो कह रहे हैं जिस पे हम बजट जिसमें बनेगा. तो ये तो बिल्कुल बुरे हालात हैं. इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है, उसकी वजह से जब ग्रोथ नहीं है टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं हो पा रहे. इसके अलावा ग्रोथ ना होने से और लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी भी एस्टिमेट्स मुख्तलिफ इदारों ने अपने अपने तौर पे दे दिए. और वो कोई छोटे नंबर्स नहीं, वो बड़े कंसर्न्स हैं. कुछ पाइट की स्टडी में तो और भी ज्यादा है. कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो भी 10-12 लाख के रेंज में तो बड़े आराम से आ रहे हैं कि इतने लोग मजीद अनएम्प्लॉय होंगे. तो इससे गुर्बत में इजाफा बहुत हो जाएगा. एक एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन अगर यही हाल चलता रहा तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 100 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे होंगे. अब ऐसे हालात में अब हम क्या आपको बताएं किधर से शुरू करें. गवर्नमेंट ने एक पैकेज तो दिया, जरा लेट दिया बट अल्हम्दुलिल्लाह दिया तो. लेकिन उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा मेरे कंसर्न्स बताऊं. देखिए जो इन्होंने रिलीफ दिए हैं वो अपना एहसास प्रोग्राम से, उसमें के 12 हजार रुपए दे रहे हैं वो फैमिलीज को. वो पहले 4 महीने के लिए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ. उसमें जो डिले है या जो उसमें रीजनल बायसेस है वो दूसरी चीज. KPK को जल्दी मिल गए, बलूचिस्तान को में इतनी जल्दी नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं हो पाया, वो तो अलग रहे. लेकिन जो बाकी के पैकेज है रिलीफ पैकेज में जो स्टेट बैंक वगैरह के पैकेज में है, देखिए मेरा अपना कंसर्न ये है अंजुम कि वो एक सिलेक्टेड अपर जो इलीट बिजनेसेस हैं, लार्ज बिजनेसेस हैं, उनको केटर कर रहे हैं. आप उसमें डेट रीस्केड्यूलिंग की बात कर लें, आप उसमें डेट राइट की जिसे कहना चाहिए डिफरमेंट की बात कर लें, आप उसमें जो रीफाइनेंसिंग ऑफ वेजेस की बात कर लें. नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? एक तो हमें नंबर, आज ही मैं जरा साइट देख रही थी स्टेट बैंक की, देखिए नंबर्स हमें उसमें ये बता रहे हैं कि मेन 29 के नंबर स्टेट बैंक की वेबसाइट में कि ये जो रीस्केड्यूलिंग करी है और डिफर्ड पेमेंट किया है इसका टोटल अमाउंट 501 बिलियन है.
अब जब टोटल क्रेडिट पाकिस्तान में 6,658 बिलियन है, अच्छा, और उसमें से सिर्फ 501 बिलियन ने अवेल किया अभी तक, ये तो 8% हुआ सिर्फ। क्या औरों को जरूरत नहीं है? सवाल ये पैदा होता है। और अगर औरों को जरूरत है और इतने अरसे में से कितने से लोगों ने अवेल किया, क्या कमर्शियल बैंक्स करने को तैयार नहीं है? तो कोई ना कोई तो इशू है। दूसरा, इसी तरह अगर आप देखें जो आपका रीफाइनेंस स्कीम वेजेस की है, उसमें उन्होंने जो अभी तक अप्रूवल हुए हैं, जो अमाउंट उन्होंने कुल मिला के कोई 800,000 एम्प्लॉइज का इस वक्त तक रिलीज दिया है। जबकि हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स तो तकरीबन कोई 40 मिलियन की है। तो फिर वो भी अवेल नहीं हो पा रहा। और अगर अप्रैल वगैरह का आप क्रेडिट ऑफ टेक देखें तो वो भी आपका एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ बता रहा है, यानी 22 बिलियन कम हुआ है क्रेडिट। तो मेरा सवाल सीधा सीधा सा है, या तो ये फैसिलिटीज जो हैं वो कुछ ही लोगों के लिए हैं, और जो मेजर सेगमेंट है खासतौर पे स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेज जहाँ पाकिस्तान की बल्क ऑफ एक्टिविटी है, वो तो उनके लिए मेंट फॉर ही नहीं है, उन्हीं के लिए डिजाइन तो हुए नहीं है, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अवेल ही नहीं कर रहे हैं। I think they are interested. I think they are not really all that registered भी नहीं है, उनमें बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर है। और मेरा ख्याल में ये चीज़ रियलाइज़ आपका ख्याल में आशा करने की नहीं है कि बिकॉज ये जो इन कोविड में जो अब जो सेक्टर जो अब बाहर आके जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है, वो इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज सॉर्ट ऑफ स्टिल अंडर सम सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इनफॉर्मल सेक्टर को इन वन सेंस आई एम ग्लैड कि वो टैक्स की मद में नहीं ला सके, बिकॉज अगर ले आते तो अब उनका क्या हाल होता है जी। I mean, let me go to Farhan as well and ask his views on this. Farhan, मैंने आपके 2-3 आर्टिकल्स पढ़े थे जो आपने फाइनेंशियल टाइम्स के लिखे थे. They were kind of rather bold and I think but reflecting what a lot of us think in any case. But ये आप बताइएगा कि what do you think is, well, is there anything that is going right now? जी बहुत शुक्रिया अंजुम। भी सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो अभी बात हो रही थी डॉक्टर आयशा गौस पाशा से भी आपकी कि जुलाई तक अपटर्न या कुछ रिकवरी की तवक्को है। मसला ये है कि हम पिछले चंद महीनों से ये सुनते आ रहे हैं कि फलां तारीख तक इसका एक पीक आएगा और उस पीक के बाद हालात कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि दुनिया में कई और ममालिक में हो चुका है, यूरोप में हो चुका है, अमेरिका में यही हुआ। लेकिन कोरोना वायरस ने जगह जगह पे और कदम कदम पे लोगों को ताजुब में डाला है, क्योंकि जो तवक्कुआत थी वो गलत साबित हुई। तो अभी तो ये कहना मुमकिन ही नहीं है कि कितने अरसे में इसमें कोई पीक आएगा। अभी तक तो पीक पाकिस्तान में जैसे आप देख रही हैं नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पीक का तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है। और अगर पीक का कहना कबल वक्त है तो फिर ये सवाल कि जी कितना बड़ा ये बहरान है और कितना हमें नुकसान होगा, हमारी मईशत को कितना नुकसान होगा, ये भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेयकीनी है। अब मसला ये है जो डॉक्टर आयशा ने फरमाया और बिल्कुल सही कहा कि लगता ये है कि हुकूमत के जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स या जेस्चर्स या बड़े बड़े इक़दाम हैं जिनकी खूब तशहीर भी हो रही है, वो एक खास तबके के लिए, उमरा के लिए वो लाए गए। मसलन कंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया जिसकी बड़ी तशहीर भी हुई, लेकिन साथ ही साथ वो मुतनाज़ा बन गया क्योंकि उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी है कि जी काला धन अगर सफेद करना हो तो आप एक कंपनी बना लें और आप कहें कि जी मैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ,
अब ये काला धन किसके पास है? काला धन ये एक गरीब मजदूर के पास तो नहीं है ना जी। या मगर उनका फरहान, जो मेरे ख्याल में, जो आई एम श्योर यू थॉट अबाउट दिस, कि वो जो एम्प्लॉय करेगा लेबर को, तो उससे फिर वो पहिया जो है इकोनॉमी का, जो स्टाइफल्ड और रुका हुआ इतनी देर से है, वो चलना शुरू हो जाए शायद। ये वो उनका मौका जरूर होगा, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत नहीं नजर आ रही। कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या इन हालात में होगा, या ये सिर्फ और सिर्फ एक इस किस्म का काम है कि जिसमें ज्यादा जो फायदा होगा वो उन सेठों को होगा जिन्होंने काला धन कहीं छुपा के रखा हुआ है, और वो पैसा निकालने का उन्हें मौका मिल जाएगा। ये तो अभी कहना कबल वक्त है। ये इस किस्म के इकदाम जो हैं, फिर आप जो स्टेट बैंक का कह रही हैं कि उन्होंने भी एक खास मराहत देने की कोशिश की है, लेकिन वो भी पैसे वाले लोगों के लिए नजर आता है जो कि सनतकार बड़े बड़े हैं। तो आम आदमी तो अभी तक रोल रहा है। पाकिस्तान में आप मेडिकल फैसिलिटीज देख लें, खासतौर पे गरीब लोगों के लिए जो कि सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज में जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज के लिए तो पैसे ही नहीं है। वहाँ पे हालात जितने खराब हुए हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी है, और रोजमर्रा की जिंदगी में वो उसमें बेशुमार कहानियां हम सुनते हैं। इस पस मंजर में एक तरफ तो कोरोना की बेयकीनी है, दूसरी तरफ जो मैं समझता हूँ कि सबसे बुरी तरह से जो मुतासिर आपका सेक्टर हुआ है मईशत का, वो मुल्की ज़राअत है। और इसलिए मुतासिर हुआ है क्योंकि पिछले साल से लेके अब तक फसलें भी आपकी फेल हुई हैं, लोकस्ट का भी एक बहुत बड़ा टिड्डी दल का हमला चल रहा है, और हुकूमत को अब तकरीबन 1 साल बाद, अब जब से ये वजीर ज़राअत फ़खर इमाम साहब आए हैं, तो अब हुकूमत ने, फ़खर इमाम साहब ने आके कुछ थोड़ा सा जोर लगाया है बज़ाहिर, और अब टिड्डी दल के बारे में कुछ ज्यादा हुकूमत सीरियस नजर आती है। जबकि पहली इसकी खबर जो थी, आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, वो पिछले साल जून में आई थी, और इसके ऊपर नेशनल इमरजेंसी टिड्डी दल के हवाले से इमरजेंसी वो आप आके जनवरी में डिक्लेयर करते हैं। भाई क्यों हुकूमत कोई साथ I have to take a short break here, Farhan sir, but when we come back I want to ask you कि ये जो डिले हुई थी, ये पहले तो सिंध में आया था ना, तो is that why the central government just ignored it? इजाजत दीजिए, इसकी छोटी सी ब्रेक लेंगे, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहबा, मैं अब आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, उन्होंने ऑलरेडी अपने व्यूज़ देने शुरू कर दिए हैं। ये मेरे लिहाज से, एंड प्लीज़ कमेंट ऑन दैट, मेरे लिहाज से जो एक मेजर फ्लॉ था, डिज़ाइन फ्लॉ था IMF का, वो ये था कि दे फोकस्ड ऑन द प्राइमरी डेफिसिट, विच मीन्स माइनस ऑब्वियसली द सर्विसिंग, द डेट सर्विसिंग, और इन्होंने बजट डेफिसिट पे जोर नहीं दिया। बजट डेफिसिट बढ़ता चला गया है, इट इज टोटली अनसस्टेनेबल। इट लास्ट ईयर इट वाज 8.9%, और वो उसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है। सो एक तरफ उन्होंने बजट डेफिसिट को बढ़ने दिया IMF के डिज़ाइन ने, और दूसरी तरफ उन्होंने मैसिव कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज वो शुरू कर दी। तो व्हाट वाज, आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक तरफ से आप इन्फ्लेशन को डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने छूट दी हुई है कि बजट डेफिसिट को। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखिए अंजुम, IMF की जो पैकेज जिस दफा आया उसमें तो मेजर कंसर्न हम सबके बिल्कुल शुरू से थे। हमें पहले दिन पता था ये प्रोग्राम के टारगेट्स, इंडिकेटर्स नहीं हो पाएंगे, चल ही नहीं थे, और अगर चल भी जाते तो वो डिजायरेबल ही नहीं थे मुल्क की इकोनॉमी के लिए किसी भी तरह से। ये किधर की अक्लमंदी है कि आप इकोनॉमी को बिल्कुल सफोकेट कर दें और फिर उसके बाद यानी स्टेबलाइज भी आप सच मानों में ना कर पाए। इन्फ्लेशन जब इतना बढ़ रहा होगा, जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की नीड इतनी ज्यादा जबरदस्त बढ़ जाएगी, सही तो कैसा स्टेबलाइजेशन कर रहे थे वो लोग? इकोनॉमी भी मर गई और कुछ नहीं हुआ। अब मैं और इस दफा ये जो आगे की प्रोजेक्शंस है जो इन्होंने अभी ये रिलीफ फैसिलिटी के साथ प्रोजेक्शंस करके दिए हैं, जो हमें $1.4 बिलियन दिए, देखिए उसमें वो अगले साल अजीब अजीब सी डिमांड है, और गवर्नमेंट को चाहिए ये बेहतर निगोशिएट करे। देखिए वो ये कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट ईयर का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखें 5.1 ट्रिलियन, जहाँ इकोनॉमी खत्म है, नेगेटिव ग्रोथ अभी है,
इस आपने खुद ही बताया इस साल और अगले साल भी 8% ग्रोथ मुश्किल से होगी। आप किस तरह मोबिलाइज कर सकते हैं? How can you even think about this? Possibly, what are you trying to do? दूसरा, अब आप ऐसे में फिर साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप सोशल प्रोटेक्शन तो बढ़ाएं। देखिए मेरी गुजारिश सुने, पैसे होंगे तो सोशल प्रोटेक्शन में लगाए जाएंगे ना। सही, एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट। ख़वातीन हज़रात हमें जॉइन जी आयशा हमें जॉइन किया है क्योंकि मैं जो इस की हाउसिंग फाइनेंस की हाउसिंग की बात हुई थी। देखिए एक तरीका है रिवाइव करने के लिए, वो ये है कि आप इम्प्रूवमेंट को अगर अलाउ कर दें कि छोटे छोटे घरों में एक एक दो दो कमरे बना लें तो शायद कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल जाए। जो अभी जिस तरह का इन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया वो मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, उससे तो कोई एक्टिविटी शुरू होने वाली नहीं है। एक्चुअली आई थिंक देयर वाज अ डिजाइन फ्लॉ। आबिद सुलेरी साहब जो कि head हैं, he heads one of the most sought after think tanks, Sustainable Development Policy Institute के हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सुना है आपको बुखार है बहुत ज़्यादा। आई होप इट्स नॉट दिस COVID-19। आई होप इट्स नॉट COVID-19, थैंक यू वेरी मच। आपने चेक ही नहीं करवाया? मैं कल करवाऊंगा इसको। कल कराएंगे। ऑलराइट। What do you think of the design of the IMF program? Well, मेरा ख्याल IMF प्रोग्राम की जो एक नॉन पॉलिसी फिस्कल स्लिपेजेस है जी, उस पर तो IMF जो है वो लीनियंट है और वहीं पे शायद हमें जो अगर फिस्कल डेफिसिट कोई आता है या टारगेट पूरा नहीं होता तो वहाँ पे तो IMF आपके साथ लीनियंट रहेगा, लेकिन एनर्जी सर्कुलर डेट पे और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉस पे IMF जो है वो फितरी तौर पे उसको बैक डाउन नहीं करेगा। राइट। वो कह भी रहे हैं जी कि जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे और जो वो हम वी वोंट बैक आउट, यू हैव टू डू द गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड वन वुड टेंड टू एग्री विद दैट, राइट? जी। और वो जो तीसरी बात कर रहे हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जी, जिसमें पेज एंड पेंशन है, वहाँ पे थोड़ा सा शायद हुकूमत को नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि पेज एंड पेंशन में एक तो स्ट्रक्चर उसमें क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है पेंशन सिस्टम में वो तो अपनी जगह और उसको पे एंड पेंशन कमेटी जो है वो शायद देख भी रही होगी, लेकिन इस साल कंप्रोमाइज कर जाना इस पे कि जी स्पेशली जो हमारे नॉन गस्टेड स्टाफ है उनकी सैलरीज मेरा ख्याल है कि उनकी सैलरीज बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है, जरूरत मौजूद है। उनमें से बहुत से शायद ऐसे लोग भी होंगे जो कि आपने देखा होगा दिन के टाइम पे वो ऑफिस में होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, बाद में सेकंड टाइम पे कुछ और जॉब कर रहे होते हैं, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफी श्रिंक हुई है और फिजिकली तौर पे वहाँ पे हुकूमत को थोड़ा सा निगोशिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज एनर्जी सेक्टर डेट को करना, उसमें मजीद पैसे डालना या लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस में पैसे डालना, इस पर मैं IMF के बिल्कुल साथ हूँ कि जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आप एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और वहाँ पे इस तरह के दो लूप होल्स जो है उनको साथ लेके चल रहे हो। ओके, ऑलराइट। फरहान, आई एम अवेयर कि आप समझते हैं कि जो डिसीजंस होती हैं IMF के पैसा देना या नहीं देना वो वाशिंगटन में हुई होती हैं, राइट? आई मीन द मिशन टीम जस्ट फॉलोज द ऑर्डर्स, इज दैट राइट? डू यू कंफर्म टू दिस? मेरे ख्याल में इसका सियासी पहलू है और जो बड़े ममालिक जो हावी हैं जी, उसमें अमेरिका ज़ाहिर पेश है, यूरोपीय ममालिक भी हैं, वोटिंग राइट्स हैं, सऊदी अरब की भी कुछ पोजीशन है, लेकिन खासतौर पे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक मिल के उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। और जाहिर है तारीख ने हमें ये बताया कि IMF किसी हद तक एक सियासी इदारा हो गया, ये सियासी पहलू है वो बरूकार लाए जाते हैं और उनकी बुनियाद पे ये कर्जे दिए जाते हैं। Okay, but right now with President Trump काफ़ी उन्होंने खुद ही दरारें डाल रही हैं विद यूरोप, उन्होंने चाइना से डाल रही है, उन्होंने मेरे ख्याल में इजराइल के अलावा सब लोगों से कुछ ना कुछ तो उन्होंने फड्डे किए हुए हैं। जी बिल्कुल, और अमेरिका में भी दरारें डाल दी उन्होंने, तो बहुत शदीद दरारें ऐसी जो कि साल से कभी नहीं देखी।
राइट. So you still think कि ये जो IMF का प्रोग्राम अभी है, जो पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, do you think we are likely to go back? मतलब हमारे गवर्नमेंट की लेवरेज तो बहुत मिनिमल है इस वक्त, राइट? देखिए, हमारे मुल्क में तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि ये कहना मुश्किल है कि कहाँ से इस्लाह शुरू हो. वही ना. कई पहलू ऐसे हैं जो कि इस्लाह तलब हैं और जो कि जिनकी इस्लाह की अभी इब्तिदा भी नहीं हुई. अब आपको जैसे मालूम है, हालिया दिनों में ही कराची स्टील मिल के बारे में जो तनाज़ा खड़ा हो गया है कि 8,500 लोगों को निकालने की बात हो रही है. अब इस किस्म की इस्लाह हमें करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पब्लिक सेक्टर की कंपनी जितनी भी है मिला के 4.25 लाख 4.5 लाख नफूस से मबनी है, यानी 4.25-4.5 लाख उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके मुलाजिम हैं, और उनकी जो लॉसेज हैं वो कम से कम GDP की 1% या 2% है. वो डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह जी. बट डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गो अबाउट इट, स्पेशली नाउ? इसका मैं जवाब दूंगी आपको आफ्टर द ब्रेक. लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक. ख़वातीन, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब मैं आप तीनों गेस्ट से पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन बाय द व्हाट पॉलिसी मेजर्स शुड बी कंटेन्ड इन द बजट फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर. जी आयशा, आई विल स्टार्ट विद यू. देखिए, ये तो क्लियरली IMF ड्रिवन बजट नहीं होना चाहिए. सो वेरी लिटिल लेवरेज फॉर द गवर्नमेंट, राइट? जी, देखिए अभी ऑलरेडी जो बातें हो गई हैं कि इनकी क्या, जब तक IMF से हम बात नहीं कर सकते कि इस तरह के कुछ मेजर्स को आप जो ना गिव अप कर दें. अभी कोरोना से पिटी हुई इकोनॉमी खड़ी हुई है. सही. थोड़ा सा हमको सांस लेने की जगह चाहिए. आप जब तक रिवाइवल नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, आप 5.1 ट्रिलियन पैसे कहाँ रुपए की FBR मोबिलाइजेशन टैक्स की कैसे करेगा? आयशा, अगर आपको याद हो तो फंड ने यही कहा था कि आप अपना टैक्स वाइडन कर लें, आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको आप टैक्स दें तो ये 5.5 ट्रिलियन हो जाएगा. बट यू नो व्हाट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वाज द सॉर्ट ऑफ रियली द रेजिस्टेंस टू सच अ मूव. और the way they went to do it, देखिए आप हर फ्रंट को खोलते नहीं एकदम से. आपने जिस तरह जो टैक्स मेजर्स लेकर आए थे वो भी मुझे उस जमाने में भी जरा सा इस पे प्रॉब्लम थी, अभी भी मुझे इसमें प्रॉब्लम है. आप इस तरह वाइड स्प्रेड आप हैंडल ही नहीं कर सकते. आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, आपकी इकोनॉमी में वो एब्जॉर्प्शन है ही नहीं कि आप इस तरह की डिक्लाइन के वक्त, रिसेशन के वक्त no one increases tax to GDP ratio by 1-2%. ये नहीं, ये टाइम नहीं होगा. बेटर सीक्वेंस और फेस करना चाहिए था. So what do you think? We should just leave the program? I mean, the IMF to me doesn't seem to be in any mood to back off. So what? देखिए, मेरा ख्याल ये हमें उनको कुछ और जगहों से पेशरफ्त करके दिखाना चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि कुछ चीजों को आप छोड़ दें, हम दूसरी चीजों पे फोकस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है ये गवर्नमेंट की, ये बहुत अच्छी बात है. आप क्यों एक्स्ट्रा इतने डिविजन लेकर बैठे हुए हैं जब 18th अमेंडमेंट के पास सब डिसेंट्रलाइजेशन मैसिवली हो गया है. आप कट बैक करिए उस साइज का, ये एक अच्छा मेजर है. फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे जो आपकी पेशरफ्त है ये एक अच्छा मेजर है. आप उनको कहें हम इसमें पेशरफ्त करेंगे, अब इसको किसी तरह गो के इसमें भी अभी मुझे लगता है आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि कौन सी चीज इस वक्त हो सकती है कोरोना की वजह से. लेकिन नॉनदलेस दीज आर एरियाज यू कैन टॉक टू देम अबाउट. और इसी तरह आप जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो कम कर दे और अपने खर्चे, बट दैट इज वेरी कॉस्मेटिक, राइट? आई मीन दैट विल बी अ वेरी लिटिल अमाउंट. What you need to do is to, yeah, I agree. जी, वो पहले भी कर चुके हैं, भैंसे बेचनी और गाड़ियाँ ऑक्शन कर दी. वो सब चीजों की ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, शायद पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और उसका सब्सटैंटिव इफेक्ट है. तो आप सब्सटैंटिव कीजिए. देखिए,
सबसे बड़ा ये आपका जो सजेशन है वो है कि स्टेट ओन्ड एंटिटीज को रिस्ट्रक्चर करके उनको आप एक ऐसी चीज में करें कि जो वो मेरे ख्याल में 600-700 बिलियन रुपीस जो हैं वो बजट के जाते हैं, तो वो तो कम से कम प्लग करें। दिस इज योर मेजर सजेशन, राइट? बिल्कुल, वो करिए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, करंट को आप खत्म करें। जी, ब्रिलियंट। लेट मी गो टू फरहान बुखारी। जी सर, आपकी क्या मेजर recommendation होगी to the government for the budget 2021? या मेरे से ये सवाल है आपका? जी फरहान जी। देखिए, IMF का जो तरीका है या IMF की जो दवा है, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। मैं पिछले 30 साल से IMF के जो प्रोग्राम देखता आया हूँ, वो उनका ब्रॉडली उनका स्ट्रक्चर या उनकी जो सारा का सारा हजम है या तरीका है, वो ऐसा ही है जो कि अब हमें नजर आ रहा है। मतलब इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप कट एंड पेस्ट 1991 को 2015 में कर दें तो या 2018 में कर दें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। बट एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर चेंज जरूर आया जी। फ्रॉम बजट डेफिसिट फोकस दे हैव गॉन इनटू द प्राइमरी डेफिसिट इन दिस प्रोग्राम। दैट्स अ मेजर शिफ्ट। लेकिन कई लोग कहते हैं दैट हैज एक्चुअली मेड आवर बोरोइंग गो हेवायर, आई थिंक। लोग कहते हैं कि वो भी एक कॉस्मेटिक चीज है, जो कई लोगों का ये भी ख्याल है। सही। लेकिन पता नजर इसके सबसे जो बुनियादी मसला IMF के साथ आ रहा है वो ये है कि इस दफा हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी कमजोरी दिखाई है कि आपने तो उनकी मनोअन जो भी उन्होंने हुक्म दिया, वो लगता ही है कि आपने फैसला किया हुआ था कि हर चीज आप उनकी करेंगे। उनके स्टेट बैंक गवर्नर हैं, उनके स्टेट बैंक में जो डायरेक्टर रिसर्च हैं वो भी वहीं से आए हैं, वजीर खजाना भी उनके हैं। तो अब मतलब रह कौन गया है जो कि IMF के साथ या IFIs के साथ मुंसलिक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो एक तो ये आपको सोचना है कि भाई वो कौन सा मौका आएगा कि आप, डॉक्टर आयशा बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ इमेजिनेशन की जरूरत है और खासतौर पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, लेकिन वो आपको अपने इंटरेस्ट में वैसे ही करना चाहिए। वो कौन सा मौका आएगा कि आप भी उन्हें ये कह सकेंगे कि जनाब बहुत हो गई, हमने ये तकलीफ इस हद तक बर्दाश्त कर ली, लेकिन आगे हम खुद फैसला करेंगे कि कितनी तकलीफ और कितने अरसे तक अपने लोगों के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं और कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो ये आपको बुनियादी फैसला करना है। दूसरा, मुझे लगता यही है कि जो सेक्टर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे, जो सेक्टर बहुत बुरी तरह से अब भी नजरअंदाज हो रहा है, बातों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, वो ज़राअत का है। आपकी आधी आबादी बिल मुशाफा या बिला मुशाफा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी आमदन ज़राअत से हासिल करती है और वहाँ पे आपकी फसल दर फसल फेल हो रही है, आपको कोई परवाह नहीं। साल बाद अब जाके ये फखर इमाम साहब के दौर में, दौरे वजारत में अब जाके लोकस पे कुछ शुरू हुआ है। बट वो खान साहब ने कल परसों ये भी कहा था ना कि वो टाइगर फोर्स जो है वो he is let loose the tiger force on locusts as well as provide food for the वो एक COVID patients। जी एक अंग्रेजी की इस्तिलाह है पेपर टाइगर। लेकिन बट जब वो जो खिताब कर रहे थे उसमें आगे कोई टाइगर नहीं था, उसमें सिर्फ खान साहब ही नजर आ रहे थे खिताब में। देखें, बातें ही बातें हैं। 10 लाख या 8 लाख की फोर्स को ऑर्गेनाइज करते करते, मुनज़्ज़म करते करते भी साल 2 साल लगेंगे। 1.25 कह रहे थे, 1.25। बट लेट मी गो टू माय गेस्ट आबिद सुलेरी साहब। सर, आई लेट यू हैव द लास्ट वर्ड। Tell us what should be done in the budget. What is one main thing that they should focus on? देखिए, मेरा ख्याल है बजट एक तो उसका मास्टर डॉक्यूमेंट होगा और उसके बाद इसके मुख्तलिफ सिनेरियोज बनेंगे जो कि कोविड और लोकस के सिनेरियो से रिलेट कर रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे अब जो पेंडेमिक है ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है और लोकस जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल ना हुआ तो सिर्फ इस सीजन में, इस साल में जो लॉस है वो 1 ट्रिलियन रुपए का है और अगर ये कंट्रोल हो गया तो 250 अरब रुपए का लॉस तब भी होगा। तो ये डिपेंड करेगा इन 2 फैक्टर्स पे। जाहिर बात है अगर खुदा न खास्ता आपका पेंडेमिक बढ़ जाता है या लोकस से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। Okay, all right. Thank you.
अपनी अनड्यू जो शराइत है वो नहीं मनवा सकेगा। तो वी हैव टू सी, और ये बजट को एक इस दफा डायनामिक बजट के तौर पे हमें देखना होगा, जिसको कि शायद 3 महीने के बाद और क्वार्टर के बाद इसको रिव्यू करना पड़े। Absolutely, we'll have to go along almost month by month to review it and to see where we can make the adjustment to meet the IMF conditions. I thank all three of you. Thank you very much. ख़वातीन हज़रात, जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है उसकी हमें इस वक्त सख्त ज़रूरत है। मेरा ख़्याल में एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में अगर IMF अड़ जाए, जो कि इंडिकेशंस हैं वो अड़ गए हैं कि ये जो हमारे जो नए टारगेट्स हैं वो यू विल हैव टू मीट, अदरवाइज वी विल सस्पेंड द प्रोग्राम। मेरे ख़्याल में कि वो हमें सब मीट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट इन द बजट। आगे जाके वो कितनी मनूवरेबिलिटी अलाउ करेंगे हफीज़ शेख साहब को, वो तो फिर नेगोशिएशंस पे होगा। बट आई डोंट थिंक वी हैव टू मच ऑफ मनूवरेबिलिटी और लेवरेज। सारी लेवरेज IMF के पास ही है। जाने से पहले मैं ये एक सेगमेंट है जो एक स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर में उसने अभी BA पास किया है विद ग्रेट होप्स, एंड आई थिंक 9 months ago he passed and he had great hopes of getting a fantastic job as soon as he graduated. 9 महीने से कोई जॉब नहीं है, and he started looking for a job before COVID. Of course, after that there are other issues. अस्सलाम वालेकुम, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मुझे 9 months हो गए हैं ग्रेजुएट हुए और मैं 9 months से ही अपनी जॉब सीकिंग कर रहा हूँ और उसमें मुझे 9 months में कहीं से भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया। तो मुझे आप लोग सिर्फ इतना बता दें कि मैं क्या करूँ। वी नीड टू, जैसे कि डॉक्टर आयशा ने भी कहा, फरहान बुखारी ने भी कहा और आबिद सुलेरी साहब ने भी कहा, ग्रोथ को हमें करना है, वरना हमारे जो रैंक्स ऑफ अनएम्प्लॉयड हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।